ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विश्व पशु कल्याण दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पेटा में वरिष्ठ प्रबंधक सुरजीत सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। आज अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जीव जंतुओं के अधिकारों, हितों और संरक्षण पर पूरी मानव जाति का ध्यान केंद्रित किया जाता है। मिस्टर सिंह, क्या आप हमें वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के इतिहास के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये क्यों और कब शुरू किया गया और इस पहल का महत्व क्या है? देखिए, जो विश्व पशु दिवस है, इसे 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे एक सीधा सा एक उद्देश्य यही है कि जो पशु है वो हमारे समाज का, हमारी दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जितनी ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए है, उतनी ही ये दुनिया पशुओं के रहने के लिए भी है। लेकिन फिर भी मनुष्य है वो अपने सर्व हितों को, अपने स्वयं के हितों को आगे रख करके और अधिकारों को उनके हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनके ऊपर क्रूरता करते हैं। तो ये एक माध्यम है कि हम एक ऐसे दिवस के रूप में पूरी दुनिया में एक दिन को मनाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर, जानवरों के अधिकारों से संबंधित विषयों पर उनको जागरूक करें। मिस्टर सिंह, पशु कल्याण और पशु अधिकारों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पशुओं पर क्रूरता, दुर्व्यवहार किस किस रूप में होता है, जिस पर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के माध्यम से अंकुश लगाया जा सकता है या जागरूकता पैदा की जा सकती है? 4-5 ऐसे बड़े सेक्टर हैं जहां पर आज जानवर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो खाद्य इंडस्ट्री, जिसको हम फूड इंडस्ट्री बोलते हैं। खाने के नाम पर या मांसाहार के नाम पर सभी तरह के जानवरों के साथ बहुत ज्यादा क्रूरता हो रही, चाहे वो चिकन हो, डेयरी हो। खाने के नाम पर हम लोग पूरी तरह से बहुत ज्यादा उनका दोहन कर रहे हैं। उनके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वो एक बड़ा सेक्टर है जहां पर जानवरों के साथ इंसान ही अपने मनोरंजन के लिए उनको बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो जू हो, जैसे चिड़ियाघर है, या हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, या इस तरह से बहुत सारे शोज आयोजित होते हैं जहां पर जानवरों को पहले जंगलों से पकड़ करके लाया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से उनके ऊपर क्रूरता करके उनको प्रशिक्षित किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि जैसे हाथी सवारी जैसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर लोग जाके और बड़ी शान से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि वो उस लेवल तक आते आते उसके ऊपर कितनी क्रूरता की गई होगी, किस तरह से उसको प्रशिक्षित किया गया होगा। लेदर इंडस्ट्री है, जिसे हम लोग वस्त्र उद्योग भी बोल सकते हैं। आज हम लोग बड़ा सम्मान महसूस करते हैं कि मैंने लेदर का प्रोडक्ट पहना है, या बड़े गर्व के साथ हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन उसके पीछे हम ये नहीं समझ पाते कि वो एक जानवर की चमड़ी है। वैश्विक स्तर पर और भारत में खासकर जानवरों की देखभाल और उनके अधिकारों के लिए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? देखिए, वैश्विक स्तर पर बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर जानवरों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इस समय 2 बड़े कानून हैं जो पशुओं के मुद्दों पर आधारित हैं। पहला तो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी बोलते हैं हम लोग। और दूसरा जो है हमारा वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, यानी कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। ये दोनों ही कानून जो है एक पशुओं के ऊपर जो सामान्य क्रूरता है उससे संबंधित है, और दूसरा जो है वो वन्य जीव जो पशु है हमारे उनसे संबंधित है। लेकिन हमारे पास एक हेल्पलाइन है जहां पर हम लोग बहुत सारी, प्रतिदिन के हिसाब से हमारे पास पशुओं के ऊपर क्रूरता के संबंध में बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। ये कानून सन 1960 का बनाया हुआ है और इसके प्रावधान जो है, इसके दंड के जो प्रावधान है वो आज भी इतने पुराने हैं कि अगर कोई व्यक्ति पशु पर क्रूरता करते हुए पाया जाता है या उसका दोषी पाया जाता है तो महज 50 रुपए जुर्माने का दंड दिया जाता है उसको। अब 50 रुपए आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो एक कॉफी से भी कम उसकी कीमत है। तो जब इतने कमजोर कानून होते हैं तो देन लोगों के अंदर एक डर खत्म हो जाता है और फिर वो जानवरों के ऊपर क्रूरता करने को चूकते नहीं है। बहुत लंबे समय से पीटा इंडिया और बहुत सारे ऐसे पशु अधिकार संस्थाएं हैं जो इनको मजबूत करने के लिए सरकार के साथ वार्तालाप कर रही हैं। उनके साथ लगातार हम लोग डायलॉग कर रहे हैं कि ये जो 2 कानून है ये काफी पुराने हैं, इनके जो प्रावधान है वो बहुत पुराने हैं और इनके जिंदगी जो दंड व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए इनको एक बार फिर से अमेंडमेंट करने की जरूरत है। बहुतायत में पाए जाने वाले पशुओं के साथ साथ विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों के संरक्षण का महत्व भी आज दोहराया जाता है। हाल में सरकार की प्रोजेक्ट चीता परियोजना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनिमल वेलफेयर का एक परिपूर्ण उदाहरण है, आप कहेंगे? जी, वो एक पहल है सरकार की ओर से जो उन्होंने चीता के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। लेकिन अगर हम विलुप्त होने के कारणों के ऊपर देखें तो वन्य जीव जो संरक्षण हमारा जो है, वन्य जीव जो पशु हैं वो एक बड़ी ही धरोहर है हमारे देश की। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ऐसा सिर्फ चीता नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं या होने की कगार पर हैं। और उनके अगर कारणों पर प्रकाश डालें तो एक शिकार एक बहुत बड़ा है, जो लोग जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करते हैं या तस्करी करते हैं, या फिर अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। मीट इंडस्ट्री इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाती, जहां पर जंगलों को काट काट करके लोग वहां पर जाकर के पशुपालन के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तो जब इस तरह से जगह खत्म होती चली जाती है तो क्या होता है, वो स्पीसीज जो है वो विलुप्त होती चली जाती हैं।
जी बिल्कुल। एक जो मुद्दा उठता है कई बार वो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। सो ऐसे में कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर जो मनुष्य है वो जा सके मदद के लिए, ताकि उन्हें जो एनिमल्स हैं उन पर जो क्रूरता की आप बात कर रहे हैं वो करने की जरूरत ना पड़े। जी, बहुत सारी संस्थाएं हैं। सबसे पहले तो हम लोग हमारे जो फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, हम उनके पास जाकर के भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो हम उनकी मदद भी ले सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, हमारे पास पूरा एक ताना बाना है वन्य जीव से संबंधित, हम उनके पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये भी है कि जंगलों को काट करके हम लोग उसको एक मानवीय इस्तेमाल के लिए उनको हम लोग यूज में ले रहे हैं उन सारी जगहों को। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं कि हम उनके जंगलों को काटकर, यानी कि हम उनके घरों को उजाड़ करके हम उसको इंसानों के इस्तेमाल में यूज कर रहे हैं। तो जब किसी का अगर घर चला जाएगा, किसी का अगर अपना रहने की जगह चली जाएगी, तो वो जानवर कहाँ जाएगा? तो वो जानवर अपने उसी घर में या अपनी उसी वादियों में वापस जब घूमते हुए आते हैं तो वहां पर इंसानों की बस्तियां बनी होती हैं। तो वहां पर आकर के उस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आती है तो हम कहते हैं कि जानवर हमारी जगह में आ गए। बट वास्तव में अगर देखा जाए तो जानवर हमारी जगह में नहीं आए हैं, बल्कि हम उनकी जगह पर गए हैं। तो इस संदर्भ में आपको लगता है कि नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज, इनका विस्तार और फॉरेस्टेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों में पेड़ लगाना, जो कि मुहिम हम देख भी रहे हैं कि सरकार समय समय पर करती रहती है, इनका महत्व और ज्यादा हो जाता है? जी बिल्कुल, इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और खासकर हमारे जो वन्य जीव है को बिल्कुल भी टच ना करें। वन्य जीव जो हैं, जो उनकी जिंदगी जहाँ पर जो जंगलों में है, उन जंगलों को हम लोग उनको उन्हीं तरह रहने दें। जब हम उनके बीच में पहुंचते हैं, उनके जो इकोसिस्टम के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। लेकिन हाँ, हमारे देश में भी और भी जिस तरह से बहुत अच्छे अच्छे वन्य जीव जो पार्क बने हुए हैं, उस तरह के रिजर्व फॉरेस्ट हमको और थोड़े से इंक्रीज करने की भी जरूरत है। और एक जो कॉमन मैन वो किस तरह से योगदान कर सकता है वन्य जीव के वेलफेयर में, उनके प्रोटेक्शन में, किस तरह से अपनी जो एक भावना है उसको जमीनी रूप कैसे देख सकता है? क्या आपका सुझाव होगा? यहाँ पे सबसे बड़ा अगर मैं बोलूं कि अगर कोई योगदान कर सकता है तो वो सिर्फ इंसान कर सकता है, आम आदमी कर सकता है, कॉमन मैन ही कर सकता है। कैसे कर सकता है? जी, जहाँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे पशुओं को देखते हैं अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने घर में और अपने अपने निकट के स्थानों में। जाने अनजाने में हम बहुत सारी उनके ऊपर क्रूरता भी कर देते हैं। किसी को पत्थर मार देते हैं, किसी को धुतकार देते हैं, गाड़ियों के नीचे भी आ जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा एक संवेदनशील दिल रखने की हमको जरूरत है कि ये लोग भी इस पृथ्वी का हिस्सा हैं, इनका भी यहाँ पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। तो एक तो ये है कि अगर हम थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतें इन जानवरों के प्रति तो उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में कुत्तों को रखना चाहते हैं, उनको अपने घर का सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जाकर के बाजार में जो दुकानें होती हैं, पेट शॉप से जानवर खरीदते हैं। ये एक बहुत ही गलत विचारधारा है, बहुत ही एक गलत तरीका है। देखिए, अगर आप इस तरह से अगर उन दुकानों से जाके खरीदेंगे तो जो बेघर सड़कों पे घूमने वाली जो प्रजाति के हैं वो बेचारे वैसे ही रह जाएंगे। और पेट शॉप से जाकर के किसी जानवर को खरीदना मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ब्रीडर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेट शॉप वाले आपकी आवश्यकता के अनुसार या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उसको ब्रीड करते हैं और सड़कों पर बेघर जानवरों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग जैसे लेदर का यूज कर रहे हैं, हम लोग मांसाहार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस क्रूरता का समर्थन कर रहे हैं। इनसे बचने के लिए, इनसे योगदान देने के लिए सबसे बड़ा जो कार्य हम कर सकते हैं वो है वीगन जीवन शैली अपनाना। यानी अगर आप वीगन जीवन शैली अपनाते हो तो आप कम से कम 200 जानवरों को मरने से बचाते हो। एक व्यक्ति 200 जानवरों को हर साल मरने से बचाता है। तो जहाँ तक ये शहरी जानवरों की बात है, आप एनिमल शेल्टर्स का क्या रोल है इसके बारे में बता सकते हैं हमें, और एनिमल अडॉप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? एनिमल अडॉप्शन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जहाँ इसका हम लोग पूरी तरह से इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और पिटा इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। देखिए, बेघर जानवरों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ये जानवर कहीं ना कहीं हमारे पे ही निर्भर करते हैं। जो खाना हम लोग उनको देते हैं या जो व्यवस्था हम लोग उनके लिए करते हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन बढ़ते जानवरों की जनसंख्या से बचने का एक तो तरीका ये कि हम उनको गोद लें। हर घर में अगर हमारे पास उन जानवरों को घर पे रखने के लिए जगह है, उनको देने के लिए प्यार है, उनको देने के लिए समय है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कम से कम एक जानवर को अपने घर का सदस्य जरूर बनाएं। इसके अलावा जिन घरों में ऑलरेडी पालतू पशु हैं, चाहे वो कुत्ते हैं या बिल्ली हैं, तो उनकी नसबंदी जरूर कराएं, क्योंकि ये एक
बहुत ही बेहतर माध्यम है कि उनकी जनसंख्या पे हम किसी न किसी तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो संसाधन है, जो हमारे रिसोर्स हैं, वो बहुत सीमित हैं। अगर उनकी जनसंख्या कम रहती है या लिमिटेड जनसंख्या रहती है तो वो इन संसाधनों का पूरी तरह से भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि सड़कों पर बेघर जिंदगी जीने से उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और वैसी होते हैं। सरकार इसके ऊपर शेल्टर बना रही, बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो सड़कों पर आकर उनको फीडिंग कराते हैं, उनके लिए शेल्टर बनाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और इसका और लगातार इसको और आगे बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। और रेबीज वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन के बारे में भी बहुत हम सुनते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। हम लोग रेबीज की कैंपेन चलाते हैं। जो हमारे बेघर जानवर हैं, रेबीज के उनके साथ ट्रीटमेंट्स होते हैं, टीकाकरण होते हैं, उनके भी अलग अलग तरह के, जो नगर निगम के द्वारा या लोकल वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, जो पशु कल्याण सेवाएं हैं, उनके द्वारा उनका किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उनको, क्योंकि समुदाय में घूमने के कारण उनके साथ बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और जो इंसानों के साथ टच में आने से फिर वो आगे भी बढ़ती हैं। तो उनका निवारण करना और उन्हें लगातार उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारे देश की काफी बड़ी संख्या जो आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है, वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं उन पर काफी हद तक निर्भर है। तो आपको लगता है कि एक संतुलन भी बैठाने की जरूरत है कि इन पशुओं का इस्तेमाल प्रोफेशनल रीजंस के लिए करने के साथ साथ ही उनका पूरा ध्यान भी रखा जाए? जी बिल्कुल। इंसान जो है वो अपने रोजगार के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज बहुत सारे ऐसे रोजगार को कर रहा है जो जानवरों पर आधारित हैं। जैसे बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है या फिर डेयरी इंडस्ट्री है या फिर लेदर का उद्योग है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सारे एक कमर्शियल सेटअप्स हैं। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडस्ट्री जब जानवरों पर आधारित किसी इस तरह के सेटअप को लगाती है तो उनका ध्येय ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का होता है। मैं आपको कमर्शियल डेयरी का एक उदाहरण देता हूँ। कमर्शियल डेयरी में गाय और भैंसें रखी जाती हैं जो दूध देती हैं और उनके दूध से ही जो बाजार की मांग है, चाहे वो दूध है, पनीर है, घी है, मक्खन है या दूध से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो वहीं से पूरा होते हैं। यानी कि उन सब का जो बेस है, जो आधार है, वो दूध है। अब एक गाय या एक भैंस दूध कब देती है? तो जब वो गर्भवती होती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तब उसके स्तन में दूध आता है। तो जो कमर्शियल डेयरी जो चलाते हैं या उस तरह के जो सेटअप्स हैं, वो इन गायों से अधिक मात्रा में दूध लेने के लिए उनको या तो एंटीटॉक्सिक के इंजेक्शन देते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं, ताकि दूध की मात्रा बढ़ पाए और गाढ़ा दूध आए उनके अंदर। और दूसरा, उनको बैक टू बैक प्रेग्नेंट करते हैं। तो जब बैक टू बैक उनको गर्भवती किया जाता है, हर साल उनसे एक बछड़ा प्राप्त किया जाता है, तो गाय और भैंस जो उनकी नेचुरल जिंदगी है वो 16 साल, 18 साल, 20 साल होती है। लेकिन एक के बाद एक गर्भवती होने से क्या होता है कि उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो उनकी जिंदगी जो है वो 5 या 6 साल, 7 साल की रह जाती है। और जब गाय या भैंस बच्चा देने लायक नहीं रहती हैं तो उनको उठा करके लेदर इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है, ताकि उसका मीट बाजार में बेचा जा सके और उसकी खाल से कोई ना कोई उत्पाद बना करके बाजार में बेचा जा सके। यानी कि मरने के बाद भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसमें एक और दर्दनाक एस्पेक्ट है, वो जो है उनके बछड़ों का है। जब गाय बछड़ा देती है, यानी कि अगर वो नर बछड़ा है, तो वो इस इंडस्ट्री में उसको बेकार समझा जाता है, क्योंकि वो आगे जाकर के दूध नहीं देगा। तो नर बछड़ों को छोड़ दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, या फिर उनको मरने के लिए भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये पूरी तरह से कमर्शियल या लाभ उठाने की दृष्टि से की जाती हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के पीछे हम ये भूल जाते हैं कि वो जानवर कितनी ज्यादा क्रूरता से है। तो आप कहेंगे कि एक जो मानसिकता है उसमें बदलाव आने की जरूरत है, उसमें संवेदनशीलता आने की जरूरत है और आदर के भाव की जरूरत है सभी जीव जंतुओं के प्रति, मानव जाति में। जी बिल्कुल है। देखिए, इंसान का जो स्वरूप है, इंसान अपने आप को सर्वशक्ति मानकर अपने स्वयं के अधिकारों के लिए और दूसरी जितनी भी प्रजातियां हैं उनका शोषण करना उसको अपना अधिकार समझता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दुनिया, ये समाज, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये हम सब के लिए इक्वल है। जितना हम इस पृथ्वी को अपना समझते हैं, इस ग्रह को अपना समझते हैं, वो भी इस पृथ्वी, इस ग्रह के लिए आए हुए हैं। तो एक दूसरे के प्रति अगर हम लोग संवेदनशीलता बरतेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की जरूरतों का महत्व रखेंगे, तो फिर ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो मानवीय गतिविधियों से पशु कल्याण को जो हानि पहुंची है, उसके समाधान के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हम सबको इसके प्रति जागरूक करता है। मिस्टर सिंह, आपने हमें विश्व पशु कल्याण दिवस के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व पशु कल्याण दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पेटा में वरिष्ठ प्रबंधक सुरजीत सिंह और आकाशवाणी संवाददाता
सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।